Hello learners, welcome back to my channel Hafsha's Bright Classes. Learners, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे और आपको अच्छा भी होना चाहिए. ठीक है. बी हैप्पी, ऑलवेज ब्लेस्ड. तो आपको मैं आज करा रही हूँ फॉरफीचर, रिडेम्पशन एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स. फॉरफीचर होता है शेयर्स को जब्त कर लेना, रिडेम्पशन शेयर्स को वापस करना, ठीक है. रीइश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू करना. तो आज हम शेयर्स के बारे में क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो आ जाइए प्रैक्टिस के लिए आप लोग. अंशों का हरण, शोधन एवं पुनर्निर्गमन. फॉरफीटेड, रिडेम्पशन, forfeiture, redemption and reissue of shares. After the reissue of forfeited shares, the balance of forfeited account will be transferred to. अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अपहृत अंशों के खातों का शेष हस्तांतरित होगा. शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, नन ऑफ दीज. आफ्टर द रीइश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीटेड शेयर्स, ठीक है, बैलेंस जो होता है वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है. तो जो बैलेंस होगा वो कैपिटल में जाएगा. ठीक है, कैपिटल क्योंकि हमारी बढ़ रही है उससे, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे. अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अपहृत अंशों के खाते में शेष बची राशि को पूंजी संचय खाता अर्थात कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज़ नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. मुद्दों और शेयरों के हरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा नियम सही नहीं है. आपको बताना है सही कौन सा नहीं है. यहाँ पर नोट आ रहा है, इसे ध्यान रखिए कि क्वेश्चन उसने किस तरीके से आपसे पूछा है. For each call, at least 14 days notice to be given. An interval of 30 days is required between two successive share calls. 30 days का टाइम होना चाहिए लगातार 2 शेयर कॉल्स के बीच में. ठीक है. Not more than 40% of the nominal value of the share can be called at a time एज ए कॉल. शेयर के अंकित मूल्य का 40% से अधिक एक याचना के रूप में एक समय में नहीं बुलाया जा सकता. अ प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, कैपिटल इश्यूज हैव टू बी मेड फुली पेड अप विद इन 12 months इफ द टोटल इश्यू साइज इज़ लेस देन 500 करोड़. जैसा कि सेबी द्वारा निर्धारित है, वितरित पूंजी का 12 महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान किया जाना है यदि वितरण का कुल आकार 500 करोड़ से कम है. नेक्स्ट, अ डिफॉल्टिंग मेंबर डज नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स टिल द कॉल मनी इज पेड. एक दोषी सदस्य को तब तक मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है जब तक कि याचना पूंजी का भुगतान किया जाता है. जब तक वो कॉल को, ठीक है, शेयर कैपिटल का जो कॉल मनी है वो नहीं देगा तो तब तक उसको वोटिंग का राइट नहीं होगा. तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, ये सी, ई, बी और डी, बी एंड ए सारे सही हैं, लेकिन 40% से अधिक एक याचना के रूप में एक समय में नहीं बुलाया जा सकता. ये ऑप्शन हमारा गलत है. अंशों के निर्गमन तथा हरण के संबंध में ये कथन कि याचनाओं पर अंकित मूल्य का 40% से अधिक एक याचना के रूप में नहीं मांगा जा सकता, ये सही नहीं है. याचना की अधिकतम राशि 25% है. कंपनी अंशों के अंकित मूल्य का 25% से अधिक काल या याचना पर नहीं मांग सकती. When shares are forfeited, the share capital account is debited with. जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है. Paid up amount of forfeited shares.
अंशों के निर्गमन तथा हरण के संबंध में यह कथन कि याचनाओं पर अंकित मूल्य का 40% से अधिक एक याचना के रूप में नहीं मांगा जा सकता, ये सही नहीं है। याचना की अधिकतम राशि 25% है। ठीक है, जो कॉल है उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 25% है। कंपनी अंशों के अंकित मूल्य का 25% से अधिक काले याचना पर नहीं मांग सकती है। मतलब वो कॉल या याचना जो भी आप कह सकते हैं उसके ऊपर नहीं मांग सकती है मोर देन 25%। जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। When shares are forfeited, the share capital account is debited with paid up amount of forfeited shares, called up amount of forfeited shares, ठीक है, uncalled up amount of forfeited shares, face value of forfeited shares। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश हरण खाते को हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से डेबिट किया जाता है। कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल्ड अप वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आगे प्रोसीड करें। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, बीइंग शेयर फॉरफिटेड शेयर। Part of capital which can be called up at the time of winding of company is called, पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है कहलाता है रिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, इश्यू कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। कि जो पूंजी का हिस्सा होता है जो वाइंडिंग अप के समय मांगा जाता है उसे क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल, उसे आरक्षित पूंजी कहा जाता है। पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है आरक्षित पूंजी कहलाता है, मेन रिजर्व कैपिटल कहलाता है। कि संचय या आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल ना मांगी हुई पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल का भाग है जिसे कंपनी के समापन के उद्देश्य से आरक्षित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 65 के अनुसार एक सीमित दायित्व वाली कंपनी एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित कर सकती है कि ना मांगी हुई पूंजी के किसी निश्चित भाग को कंपनी के समापन को छोड़कर किसी भी दशा में अंशधारियों से मांगा नहीं जाएगा। संचित पूंजी कंपनी के समापन के समय लेनदारों के लिए गारंटी है। इस संचित पूंजी को कभी साधारण पूंजी नहीं बनाया जा सकता। After issue of forfeited shares, balance of share forfeited account is transferred to, अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश अपहरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कि जो अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन रीइश्यू के पश्चात, आफ्टर रीइश्यू, ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो भाई कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। डी, अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते का शेष पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। संबंधित जर्नल प्रविष्टि जो है, जर्नल एंट्री आप इस प्रकार करेंगे अंशों के हरण पर। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स है, शेयर फॉरफिचर पर कैसे करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, फिर अंशों के पुनर्निर्गमन पर रीइश्यू पर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड। क्लियर, अंशहरण खाते के शेष राशि को हस्तांतरण पर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज शोन इन, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट,
क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि को आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचित एवं अधिक्य के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि को आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचित एवं अधिक्य शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इस शीर्षक में कुछ आइटम्स को हम लिखते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर फॉरफीचर। ठीक है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि जो प्रीमियम हमें मिलता है ना अंश को इशू करने पर, उसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट के, और उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, when net profit is 2,25,000, tax is ₹25,000, net worth ₹10 lakhs, what is the rate of return on shareholders equity? तो भाई यहाँ पर हमें 22.5%, 20%, 25% कैनॉट बी कैलकुलेटेड। तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा ठीक शो किया जा रहा है। हम इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। दिया है नेट प्रॉफिट 2,25,000, टैक्स है 25, शुद्ध संपदा नेट वर्थ, ठीक है, 10 लाख। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी हमें चाहिए, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स वेल्थ इक्विटी, ठीक है, इंटू 100, 2,25,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100। तो ये हमारा 22.5% ऑप्शन ए सही है। एक्स लिमिटेड forfeited 20 shares of 10 each at called up, on which John had paid application and allotment money of ₹5 per share. Of these 15 shares were issued to Parker as fully paid up for ₹6 per share. What is the balance in the share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to capital reserve account? ठीक है, यहाँ पर नील ₹5.25 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 160, 2 शेयर फॉरफीचर 100, अनपेड कॉल 60। तो यहाँ पर क्या है हमारा 20 बीइंग फॉरफिटेड 20 शेयर्स को फॉरफिट किया गया, 20 माइनस 15 इंटू 5, ₹25। The surplus credit balance of share premium account is transferred to शेयर प्रीमियम लेखा का अधिशेष क्रेडिट शेष के अंतरित कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, सिंकिंग फंड रिजर्व अकाउंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। शेयर प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पूंजी संचय लेखा पूंजीगत लाभों से मिलकर ही बना होता है। वर्ष के अंत में शेयर प्रीमियम खाते से पूंजीगत हानियों को जो भी मान्य है उन्हें घटाने पर जो भी अधिशेष क्रेडिट बचता है वह पूंजी संचय लेखा खाते में भेज दिया जाता है। The minimum application money to be paid as per SEBI shall not be more than, SEBI के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि में अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% of the issue price, 20% of the issue price, 25% of the issue price। हमने अभी क्वेश्चन में देखा था 25% से मोर देन नहीं होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन में भी आया था ये।
सेबी के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि शेयर के कुल मूल्य का 25% से अधिक नहीं होती है। आवेदन की न्यूनतम राशि शेयर के नॉमिनल वैल्यू के 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 25% से ज़्यादा नहीं और नॉमिनल वैल्यू के 5% से कम नहीं होना चाहिए। If the articles of association of the company remain silent as the rate of interest to be paid for calls in arrears, the directors can charge interest. यदि कंपनी के संस्था के अंतर नियम बकाया मांगों हेतु दी जाने वाली ब्याज की दर के बारे में कुछ ना कहते हों तो निदेशक की दर से ब्याज प्रभारित कर सकते हैं। 6% पर एनम, 6.5% पर एनम, 5% पर एनम, 5.5% पर एनम, इन बिटवीन 5.5% एंड 6.5%। तो यहाँ पर 5% पर एनम हमारा सुटेबल आंसर रहेगा। यदि कंपनी के संस्था के अंतर नियम बकाया मांगों राशि पर ब्याज की दरों के बारे में कुछ ना कर रहा हो तो निदेशक 5% की दर से ब्याज प्रभारित कर सकते हैं। यह कंपनी एक्ट 2013 के बाद से 10% कर दिया गया है। कॉल्स इन एडवांस पर 12% की दर कर दी गई है जो पहले 6% थी। क्लियर? तो भाई हमारा 5% पर एनम आंसर ठीक है। अलोकेशन मीन्स, अलोकेशन का अर्थ क्या है? अलॉटमेंट ऑफ द होल टाइम विदाउट डिवीजन टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अलॉटमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शनेट आइटम ऑफ कॉस्ट. इट इज़ अ suitable basis for subdivision of the cost by cost centers. Allocation and appropriation are both more or less same. Products, departments and machineries are the basis on which allocation is usually made. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा ठीक है। किसी विभाग विशेष के लिए विभाजन के बिना संपूर्ण मद का आवंटन। अलॉटमेंट ऑफ द होल आइटम विदाउट डिवीजन टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। आवंटन का अर्थ है किसी विभाग विशेष के लिए विभाजन किए बिना संपूर्ण मद का आवंटन करना। लागत केंद्र या लागत इकाइयों को लागत के पूरे मद का आवंटन लागत आवंटन कहा जाता है। Which one of the following is not a method of valuation of shares? Asset valuation method, yield valuation method, super profit method, none of these. तो आपने जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के मेथड पढ़े हुए हैं अंशों के मूल्यांकन की विधियां, एसेट वैल्यूएशन मेथड, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। सुपर प्रॉफिट अधिलाभांश विधि नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ गुडविल के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल की विशेषता कौन सी है? Dividend is payable only if company has earned profit. Dividend become payable only if such payment has been recommended by board of directors and passed by the annual general meeting of company. तो यहाँ पर क्या है? डिविडेंड इज पेबल ओनली इफ कंपनी हैज़ अर्न प्रॉफिट। लाभांश तभी देय है यदि कंपनी लाभ अर्जित करती है। डिविडेंड बिकम पेबल इफ ओनली इफ सच पेमेंट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पास्ड बाय द एनुअल जनरल मीटिंग।
लाभांश तभी देय होते हैं जब संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित और कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में पारित हो चुके हैं। But dividend is payable only if company has earned profit, and dividend become payable only if such payment has been recommended by board of director and passed by the annual general meet up of company। ठीक है, none of these। तो यहाँ पर आपका लाभांश तभी देय है जब कंपनी लाभ अर्जित करती है। ठीक है, ये शेयर कैपिटल के बारे में। और लाभांश तभी देय होते हैं जब संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित और कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में पारित हो चुके हैं। तो यहाँ पर भाई हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। दोनों लाभांश तभी देय हैं यदि कंपनी लाभ अर्जित करती है। लाभांश तभी देय होते हैं जब संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में पारित हो चुके हैं। तो जो हमारी जो शेयर कैपिटल होती है ना, उससे रिलेटेड ये वाला हमारे स्टेटमेंट ठीक है। इन्हें सबसे अंत में लाभांश देय होता है तथा लाभांश तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि लाभ हो या लाभ बचा हो। लाभांश तभी प्राप्त कर सकते हैं जब BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग प्रस्तावित तथा सामान्य सभा में भी पारित हो, अन्यथा समता अंश धारकों को किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। As per section 55 of Companies Act 2013, the redemption of preference shares can be made। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से, फ्रॉम द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, नए अंशों के निर्गमन द्वारा, पार्शियली फ्रॉम अवेलेबल प्रॉफिट्स एंड पार्शियली फ्रॉम इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, अंशतः उपलब्ध लाभों में से तथा अंशतः नए अंशों के निर्गमन से। ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे स्टेटमेंट ठीक हैं। सो डी ऑप्शन सही है। कंपनी अधिनियम की धारा 55 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने में से निम्न में से किया जा सकता है: लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से, नए अंशों के निर्गमन से, अंशतः लाभों से और नए अंशों के निर्गमन से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज़ ए पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। तो ए ऑप्शन हमारा पर्सनल अकाउंट, जो शेयर अलॉटमेंट होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक व्यक्तिगत खाता है। अब आप As per the SEBI regulation, a minimum of % of the business capital, issue capital must be subscribed in order to available a public share issue filing of which the issuer may be cancelled and may be reissued on a future date। सेबी नियम के अनुसार एक सार्वजनिक हिस्सेदारी के मुद्दे को मान्य करने के लिए जारी पूंजी का कम से कम कितना प्रतिशत अवश्य ही प्रमाणित होना चाहिए जिसके असफल होने पर इस निर्गमन को रद्द किया जा सकता है और एक भविष्य की तारीख पर पुनः जारी किया जा सकता है। सेबी के नियम के अनुसार 75%, 80, 85, 90, 95, D 90। सेबी नियम के अनुसार एक सार्वजनिक हिस्सेदारी के मुद्दे को मान्य करने के लिए जारी पूंजी का कम से कम 90% अवश्य ही प्रमाणित होना चाहिए जिसके असफल होने पर इस निर्गमन को रद्द किया जा सकता है और एक भविष्य की तारीख पर पुनः जारी किया जा सकता है। यदि प्रस्तावित लाभांश 20% है तो संचय में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत होगा 2.5%, 5%, 7.5%, 10%। यदि प्रस्तावित लाभांश 20% है तो संचय में हस्तांतरित किए जाने वाला लाभ 10% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 6 हैज़ बीन पेड। ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपये पेड कर दिए गए हैं, इज़ फॉरफिटेड। ठीक है, उसे हरण कर लिया गया, मतलब जब्त कर लिया गया। इट कैन बी रीइश्यू एट ए मिनिमम प्राइस ऑफ,
वो कितने प्राइस पर री इशू होगा। यदि ₹10 के एक अंश जिस पर 6 का भुगतान हुआ, ठीक है, 10 में से 6 का भुगतान हुआ तो खरीद किया गया, उसमें से 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, न्यूनतम मूल्य पर निर्गमित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंशों का उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन नहीं किया जा सकता। लाभांश का आमतौर पर इस आधार पर भुगतान किया जाता है। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इशू कैपिटल। पेड अप कैपिटल सामान्यतः अंशधारियों को लाभांश का भुगतान अंशों की प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी के आधार पर की जाती है। यदि अंश पूर्णतः प्रदत्त है तो लाभांश का भुगतान अंशों के अंकित मूल्य के आधार पर की जाती है। कंपनी अपने वार्षिक साधारण सभा में लाभांश की घोषणा करती है। A prospectus for inviting subscriptions in share or debentures can be issued only by अंशों व ऋण पत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए परविवरण निर्गत कर सकती है केवल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोथ ऑफ द अबाव, नन ऑफ द अबाव। तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी अंशों व ऋण पत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए परविवरण कर सकती है। कौन? पब्लिक कंपनी। अंशों व ऋण पत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए परविवरण का निर्गमन केवल सार्वजनिक कंपनी ही कर सकती है। नोट सेबी दिशा निर्देश 2000 के अनुसार न्यूनतम अभिदान जारी की गई राशि का 90% कम नहीं होना चाहिए। यदि शर्त पूर्ण होती है तो कंपनी को आवेदन पर प्राप्त समस्त राशि को लौटाने के लिए बाध्य होती है। अभिदत्त के बंद होने की तिथि के 8 दिनों के विलंब की स्थिति में कंपनी उस राशि पर 15% ब्याज देने के लिए बाध्य होगी। शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर अंश अधिशुल्क का प्रयोग किया जा सकता है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइटिंग ऑफ गुडविल, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स सही ऑप्शन है। अंशों को अधिमूल्य पर निर्गमित करने पर प्राप्त अधिलाभ की राशि को प्रतिभूति अधिलाभ खाता में जमा किया जाता है, जिसे कंपनी के स्थिति विवरण में दायित्व पक्ष की ओर आरक्षित और अधिक शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(1) के अनुसार इसका प्रयोग निम्नलिखित 4 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फर्स्ट है पूर्व भुगतान या पूर्णदत्त फुली पेड बोनस अंशों के निर्गमन पर जो कि संबंध में जारी ना की गई अंश पूंजी से अधिक ना हो। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए कंपनी के व्ययों को अपलिखित करने या कमीशन का भुगतान या अंशों पर कटौती प्रदान या ऋण पत्रों पर किसी प्रकार की कटौती को अपलिखित करना, अधिमान अंशों के मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान और कंपनी के ऋण पत्रों के मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान करना। The portion of uncalled amount of capital that can be called up only on winding up of the company is known as authorized capital, issue capital, subscribed capital, reserve capital। अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है क्या कहलाता है? रिजर्व कैपिटल, कि जिसे हम समय आने पर, टाइम आने पर कर सकते हैं, कॉल किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है संचित पूंजी कहलाता है। आपको रिजर्व वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये रिजर्व्ड है, कि जब टाइम आएगा तो इसे हम कॉल कर सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में कुछ पूंजी कंपनी आरंभ में नहीं मांगती बल्कि वह कंपनी के समापन होने पर जनता से मांगी जाती है। इस पूंजी को ही संचित पूंजी कहते हैं। रजिस्टर्ड, अधिकृत या अंकित पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जिसका वर्णन कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। इस पूंजी को इकट्ठा करने के लिए कंपनी अधिकृत होती है, इसीलिए इसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसको क्रम करने के लिए कंपनी जनता को आमंत्रित करती है निर्गमित पूंजी कहलाती है।
पूंजी का वह भाग जिसके लिए कंपनी के पास आवेदन पत्र भेजा जाता है प्रार्थित पूंजी कहलाता है। द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज़ द सेम एज ऑफ शेयर। अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो होता है अंशों के किसका, इश्यू का, फॉरफीचर का, री इशू का, नन ऑफ दीज का। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अंशों का समर्पण, सरेंडर ऑफ शेयर का प्रभाव क्या होता है। अब आप इस एक्सप्लेनेशन को समझिए। अंशों के समर्पण का प्रभाव उपर्युक्त दिए गए किसी भी विकल्प के समान नहीं होगा, क्योंकि निर्गमन में अंशों को निर्गमित किया जाता है जिसके बदले में कंपनी को पूंजी की प्राप्ति होती है, तथा अंशों की हरण की दशा तब होती है जब अंशधारी अंशों तक मांगी गई याचना का भुगतान नहीं कर पाता। ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ है, जब्त कर ली जाती हैं चीज़ें, पेमेंट हो जाती है उनको, फिर उनके हवाले कर दिया जाता है। तब कंपनी अंशधारी को एक निश्चित समय के बाद नोटिस देती है। यदि नोटिस के उपरांत भी अंशधारी याचना का भुगतान करने में समर्थ नहीं हो पाता है तो कंपनी उसके हर अंशों का हरण कर लेती है, अर्थात कंपनी के अंश रजिस्टर में से उसका नाम हटा दिया जाता है। इस हरण किए गए अंशों का कंपनी द्वारा पुनः निर्गमन किया जाता है, जिससे कंपनी को पूंजी की प्राप्ति होती है, जबकि समर्पण की दशा में अंशधारी स्वतः याचना न दे पाने की असमर्थता जाहिर करता है। तो इसमें क्या है, ना तो री इशू आएगा, ना फॉरफीचर आएगा, ना इशू आएगा, क्योंकि समर्थ में क्या होगा, समर्पण जब होगा, सरेंडर जब होगा जब वो खुद से कबूल करेगा कि हाँ मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। अनपेड कॉल्स आर एडिड इन कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, नन ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पर डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसके अंदर से जो घटा दी गई हैं वो अनपेड कॉल्स कहलाएंगी। अदत्त याचनाएं मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती हैं। जब कुछ अंशधारी याचना किया हुआ धन कंपनी को नहीं देते हैं तो जो रकम उनके द्वारा भुगतान होने से रह जाती है उसे अवशिष्ट याचना कहा जाता है। इस खाते के शेष को चिट्ठे में दायित्व की ओर पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। When a company whatever amount is demanded after allotment is known as, जब एक कंपनी आवंटन के बाद की राशि मांगती है तो उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड अप मनी, कॉल मनी, पेड अप मनी, प्रॉफिट या शेयर। कॉल मनी, जब डिमांड की जाती है ना अमाउंट आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद जो अमाउंट डिमांड की जाती है वो कॉल मनी कहलाती है। फर्स्ट क्या होता है हमारा, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर कॉल मनी आएगा। जब कंपनी आवंटन के बाद कोई राशि शेयरधारकों से मांगती है तो वह राशि याचना राशि या कॉल मनी कहलाती है। जब कंपनी सामान्यतः 2 या 3 कॉल तक संपूर्ण राशि की याचना कर लेती है, इसका क्रम निम्न प्रकार हो सकता है: आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, तृतीय याचना। बस वही आपकी, ये तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल बोल सकते हैं या फाइनल कॉल बोल सकते हैं, व्हाटएवर। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल इज, अंश पूंजी के प्रकार हैं अंश पूंजी के 2 प्रकार ही होते हैं। ठीक है, समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी। तो यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके अतिरिक्त समता अंश पूंजी केवल एक ही प्रकार के होते हैं, परंतु पूर्वाधिकार अंश 8 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार की परिवर्तनशील या गैर परिवर्तनशील, प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी, संचयी या असंचयी, शोधनीय या अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। तो इसलिए अंश पूंजी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अभी हमारे ऑप्शंस क्या है, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। द पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज़ द, अंश पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है क्या कहलाता है? ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कहा जाएगा अंश पूंजी का वह हिस्सा
जो कंपनी के समापन के समय ही मांगा जा सकता है उसे संचित पूंजी कहा जाता है। ये पूंजी के उस भाग का हिस्सा होती है जिसे कंपनी ने अभी मांगा नहीं है। कंपनी इस भाग को कंपनी के समापन के समय देनदारियों को चुकता करने के लिए उपयोग में लाने हेतु कर सकती है। फॉलोइंग आर द इवेंट्स विच जनरली हैपन इन द लाइफ ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नीचे वे घटनाक्रम दिए गए हैं जो सामान्यतः एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कार्यकाल में घटित होते हैं। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, IPO, फर्म इनकॉर्पोरेशन, फर्म का निगमीकरण, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स, प्रारंभिक व्यय, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रवर्तकों को इक्विटी शेयर का निर्गमन। नीचे दिए गए विकल्पों में से घटनाओं के सही अनुक्रम कालक्रम के अनुसार चुनाव करें। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर फर्म का निगमीकरण, इनकॉर्पोरेशन, फर्म के प्रवर्तकों को इक्विटी शेयरों का निर्गमन। ठीक है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू कंपनीज, प्रमोटर्स, इनोवेटर्स, शेयरों का सार्वजनिक निर्गमन, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। As per Section 53 of the Companies Act 2013, the balance is the security premium account cannot be utilized for। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति अधिमूल्य खाते में मौजूदा शेष का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स, कैपिटल लॉसेस। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति अधिमूल्य खाते में मौजूदा शेष राशि का उपयोग अंशधारियों को लाभांश भुगतान हेतु नहीं किया जा सकता, जबकि निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि का प्रयोग किया जा सकता है। नए अंशों के निर्गमन पर दिए जाने वाले छूट के समायोजन के लिए, पूर्णतः चुकता बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, ख्याति को अपलिखित करने के लिए, पूंजीगत हानि के समायोजन के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए इत्यादि। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इन चीज़ों के लिए हम लाभांश का भुगतान नहीं कर सकते हैं। A company issued 10% irredeemable preference shares. The face value per share is 100, but the issue price is 95. What is the cost of preference share? तो यहाँ पर हमें 10.03, 10.73, 10.83, 10.53%। डी ऑप्शन हमारा 10.53। हाउ, एक कंपनी 10% शोधनीय अधिमान अंश जारी करती है यदि इसका अंकित मूल्य 100 है। ठीक है, तो इशू प्राइस क्या होगा, 95 है। अंशधारी अंश की लागत क्या है, 10.53% है। यह था कैसे, यहाँ पर अधिमान अंश की लागत, अंश का अंकित मूल्य और अंश का निर्गमन मूल्य 100/95 × 10, यह जाएगा हमारा 10.53%। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड शेयर्स 40 shares of ₹10 each, and on which 4 per share were paid. If the forfeited shares are issued as ₹8 per share paid up, what is the minimum price the company must charge? एक्स लिमिटेड ने ₹10 प्रति एक, जिस पर 4 प्रति अंश प्रदत्त वाला था, वाले 10 अंशों का हरण किया। यदि हरण किए गए अंश 8 प्रति अंश प्रदत्त के रूप में पुनर्निर्गमित किए जाते हैं तो वह न्यूनतम मूल्य क्या होगा जो कंपनी को वसूल करना चाहिए। यदि एक्स लिमिटेड ने जिस पर 4% प्रति अंश प्रदत्त था वाले 40 अंशों का क्या किया है, हरण किया है। यदि हरण किए गए अंश 8 प्रति अंश प्रदत्त के रूप में पुनर्निर्गमित किए जाते हैं तो कंपनी को न्यूनतम 4 वसूल करना चाहिए। ऊपरी प्रश्न में न्यूनतम ₹6 की वसूली करनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है 10 है, तो 4 वसूल करना चाहिए, तो 6 रुपये की वसूली करनी चाहिए। बी ऑप्शन ठीक होगा। A Limited issued a prospectus inviting applications for 2,000 shares. Application were received for 3,000 shares and pro rata allotment was made on the application of 2,400 shares. If A has been allotted 40 shares, how many shares he must be have applied for? 40, 44, 48, 52. Issue of share 2,000 share. Applied share 3,000. Allotted share pro rata 2,400 share. Ratio of issued and allotted share at pro rata 2,000 upon 24, 20 upon 24, 24 into 40 upon 20, 48 shares. Which one of the following is true for the calculation of overall market share? Customer penetration, customer loyalty into price selectivity. Customer loyalty into customer selectivity into price selectivity. Customer selectivity, price selectivity into customer penetration. Customer penetration, customer loyalty into customer selectivity into price selectivity. तो डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। समग्र बाजार के अंश की गणना के लिए उपभोक्ता भेदन, उपभोक्ता की निष्ठा, उपभोक्ता वरीयता, वर्णावे की कीमत वरीयता का आपस में गुणा करते हैं, अर्थात बाजार का अंश इक्वल हो जाएगा उपभोक्ता भेदन, उपभोक्ता की निष्ठा, उपभोक्ता वरीयता, कीमत वरीयता। डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। एक कंपनी ने 5% अधिमूल्य के साथ 10% शाश्वत ऋण 1 लाख का निर्गमन किया। यदि कर की दर 30% हो तो ऋण की पूंजी लागत होगी 10%, 15%, 6.66%, 8.21%। तो यहाँ पर ऋण पूंजी की लागत ज्ञात करने के लिए वर्ष दिया होना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में वर्ष नहीं दिया है, इसलिए ये क्या है, प्रश्न कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यदि अधिलाभांश अंश अधिग्रहण पूर्व लाभ से जारी किए जाते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा? Direct effect on the consolidated balance sheet, no effect on the consolidated balance sheet, no effect on net profit, none of the above. तो no effect on the consolidated balance sheet। यदि अधिलाभांश अंश अधिग्रहण पूर्व लाभ से जारी किए जाते हैं तो इसका आर्थिक चिट्ठे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समेकित आर्थिक चिट्ठे पर। यदि लाभांश अंश अधिग्रहण पूर्व लाभ से जारी किए जाते हैं तो उसका समेकित आर्थिक चिट्ठे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोनस अंशों के निर्गमन से किसी प्रकार के कोष का प्रवाह नहीं होता है। अंश आवंटन की राशि देय होने पर अंश आवंटन खाता किया जाता है। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट या उपयुक्त सभी। अंश आवंटन की राशि देय होने पर अंश आवंटन खाता डेबिट किया जाता है। अंश आवंटन की राशि देय होने पर अंश आवंटन खाता शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, जबकि अंश आवंटन की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता को डेबिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अंश आवंटन की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता डेबिट किया जाता है और जब दी जाती है तो आवंटन खाता डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट नेक्स्ट एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। Amount of underwriting commission payable on the issue of debentures is limited to। निर्गमित ऋण पत्रों पर देय अभिगोपन कमीशन निम्न तक सीमित है 2%, 2.5%, 3%, 5%। 2.5%। निर्गमित किए जाने वाले ऋण पत्रों एवं अंशों पर देय अभिगोपन कमीशन की दर क्रमशः 2.5% व 5% होती है।
प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता किया जाता है। डेबिट। प्रथम याचना की राशि देय होने पर याचना खाता को डेबिट, जबकि याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता को डेबिट किया जाता है। जो फर्स्ट कॉल होती है ना, उसकी राशि देय होने पर हम याचना खाता को डेबिट करते हैं, कॉल अकाउंट को, और याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता को डेबिट करते हैं। सो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग कॉल्स मनी ड्यू। ठीक है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बिंग कॉल मनी रिसीव्ड। अंशों का हरण करने पर अंश पूंजी खाता किया जाता है। डेबिट क्रेडिट उपरोक्त दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा अंशों के हरण के संबंध में लेखा करते समय अंश पूंजी खाते को डेबिट तथा अंश हरण खाता या आदत्य याचना खाता को क्रेडिट किया जाता है। अंश पूंजी खाते को अंशों पर मांगी गई राशि से डेबिट किया जाता है। संबंधित जर्नल प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल टू शेयर फॉरफीचर। तो यहाँ पर बिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर, तो डेबिट जो किया जाएगा वो शेयर कैपिटल अकाउंट को किया जाएगा, अनपेड कॉल्स और शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया जाएगा। अंशों पर आदत्य राशि को कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अंश हरण की दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाता है। प्राप्त राशि से, देय राशि से, सममूल्य से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्राप्त राशि से अंशहरण की दशा में अंश पूंजी खाते को अंशों पर मांगी गई राशि से डेबिट किया जाता है, जबकि आदत्य याचना खाते को आदत्य राशि या अंशहरण खाते को प्राप्त राशि से क्रेडिट किया जाता है। संबंधित जर्नल प्रविष्टियाँ इस प्रकार होंगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है कॉल्ड अप मनी हो जाएगी है, अनपेड कॉल्स में अनपेड मनी, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रिसीव्ड मनी आ जाएगी। बिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर नरेशन है। हरण किए गए अंश को पुनः निर्गमित करने के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अंश किए गए हरण किए गए अंश को पुनः निर्गमित करने के पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पर हरण किए गए अंश को अंश पूंजी, पूंजी संचय, अंश आवंटन, अंश प्रथम याचना। तो हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करने के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को पूंजी संचय खाता में हस्तांतरित किया जाता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट बिंग फॉरफीचर मनी ट्रांसफर टू capital reserve account. A company can reissue its forfeited shares. एक कंपनी अपने द्वारा हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है एट अ प्रीमियम, एट फेस वैल्यू, एट अ डिस्काउंट, ऑल द अबाउ। यहाँ पर क्या है, प्रीमियम पर भी कर सकती है, फेस वैल्यू पर भी कर सकती है और डिस्काउंट पर भी कर सकती है। तो हमारे सारे ऑप्शन ठीक हैं। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, अनसिक्योर्ड लॉन्स। शेयर कैपिटल अंश हरण खाते का शेष चिट्ठे के अंश पूंजी खाते के शीर्षक के अंतर्गत जोड़कर दिखलाई जाती है। राम के पास 100 रुपये वाले 50 अंश हैं, जिन पर 80 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो चुके हैं। अंतिम याचना की राशि न मिलने पर इन अंशों का हरण कर लिया जाता है। इस दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाएगा। 5000 रुपये से, 4000 रुपये से, 2000 रुपये से उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें राम के 4000 रुपये से, राम के 100 रुपये वाले 50 अंश हैं, जिन पर 80 रुपये प्रति अंश क्या है, प्राप्त हो चुके हैं। अंतिम याचना की राशि न मिलने पर इन अंशों का हरण कर लिया गया। तो
क्रेडिट किया जाएगा कैसे? अंतिम याचना की राशि न मिलने पर इन अंशों का हरण कर लिया जाता है। इस दशा में अंश हरण खाता को 4000 रुपये से 50 × 80, ठीक है, 4000 से क्रेडिट किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट 5000, कॉल सिनेरियर 1000, शेयर फॉरफीचर 4000। यदि समता अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों के प्रदत्त राशि से, अंशों के याचित राशि से, अंशों के अयाचित राशि से। यदि समता अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते के अंशों के याचित मूल्य से डेबिट किया जाता है। अंशों के याचित राशि से, ठीक है, डेबिट किया जाएगा। अगर जब्त किया जाएगा तो समता अंशों को, तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों के याचित राशि से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट बीइंग फॉरफीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने मिस्टर आर को जारी किए गए प्रत्येक 16 रुपये वाले 100 समता अंशों का अपहरण कर लिया, जिन पर 2 रुपये प्रति अंश पहली याचना और 3 रुपये प्रति अंश याचना का भुगतान नहीं मिला। ये अंश 1.50 पैसे प्रति अंश कटौती पर पुनर्निर्गमित कर दिए गए। पूंजी संचय में राशि हस्तांतरित की जाएगी। 350, 500, 150 और 50 अंशों के हरण पर जनरल प्रविष्टि होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट 1000, कॉल सिनेरियर 500, ठीक है। फिर यहाँ पर है बैंक अकाउंट डेबिट एट 50, शेयर फॉरफीचर 150, शेयर कैपिटल। फिर यहाँ पर क्या है भाई, जैसे 150 पैसे प्रति अंश है तो यहाँ पर 150, 100 शेयर्स है, 150 1.50 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 150 और बैंक में 850 जाएंगे। बीइंग रेशियो ऑफ 100 शेयर्स 8.50 पर शेयर। शेयर कैपिटल अकाउंट 350, 2 शेयर कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 350। बीइंग फॉरफीचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अति स्पष्ट है कि पूंजी संचय खाते 350 रुपये हस्तांतरित किया। यदि अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। अंशों के अंकित मूल्य से अंशों के प्रदत्त राशि से, अंशों पर याचित राशि से, अंशों पर अयाचित राशि से। तो अंशों पर याचित राशि से क्या होगा, खाता पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। यदि अंश को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को उन अंशों पर याचित रकम से डेबिट किया जाता है, अर्थात अंशों के हरण की जनरल प्रविष्टि इस प्रकार होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप वैल्यू डेबिट किया जाएगा इसे टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट पैड अप वैल्यू बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कैपिटल। अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित में से किस आधार पर देय होगा? अंशों का निर्गमन मूल्य, अंशों का अंकित मूल्य, अंशों का बाजार मूल्य, अंशों पर प्रार्थना पत्र राशि। अभिगोपन कमीशन का भुगतान अंशों का निर्गमन मूल्य पर देय होता है, अर्थात जितने अंशों का निर्गमन अभिगोपक को किया जाता है उतने ही अंशों पर अभिगोपक कमीशन देय होगा। इसकी अधिकतम दर अंशों के अंकित मूल्य का 5% होती है। एक कंपनी के अंश का अंकित मूल्य 100 प्रति शेयर की कंपनी ने इसे 150 प्रति अंश की दर से निर्गमित किया। बाजार में इस अंश की वर्तमान कीमत 200 है। कंपनी ने अंशों पर 20% की दर से लाभांश घोषित किया, ठीक है। तो प्रति अंश लाभांश की राशि क्या होगी? 40, 30, 20, 10 सी 20। लाभांश का भुगतान अंकित मूल्य पर न कि बाजार मूल्य पर, निर्गमित मूल्य पर बाजार कीमत पर होता है, ठीक है। इसलिए लाभांश राशि प्रति अंश 20 रुपये होगी।
एक संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी पिछले वर्षों में अदत्त लाभांश की मांग अधिकार स्वरूप केवल तब तक कर सकते हैं जब पर्याप्त लाभ हो, कंपनी का समापन हो, पर्याप्त तरल कोष हो। ठीक है, उनको लाभांश देने से पूर्व संचालकों ने समस्त अंशधारियों को लाभांश वितरित करने को प्रस्तावित किया हो। बी ऑप्शन हमारा ठीक है, कंपनी का समापन हो। जब कंपनी को समाप्त करना हो तभी हम क्या कर सकते हैं, अधिकार स्वरूप केवल तब तक ही कर सकते हैं लाभांश की मांग का। एक संचयी पूर्वाधिकारी अंशधारी पिछले वर्षों में अदत्त लाभांश की मांग अधिकार स्वरूप केवल तब तक कर सकते हैं जब कंपनी समापन की दिशा में हो, अर्थात यदि कंपनी का समापन हो रहा हो तो पूर्वाधिकारी अंशधारी अपने संचित लाभांश की मांग अधिकार पूर्वक कर सकते हैं। संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर यदि लाभांश भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है तो उसका संचय करके अगले वर्ष इसका भुगतान अंशधारियों को किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, कुछ बाकी बचे हुए हैं। 60% पार्ट इसका अभी भी बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप वीडियो देखते हैं या कोई कमेंट करे, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अपनी राय, जो भी आपको सही लगे, और अपना जो भी आपकी डिमांड्स हों वो वीडियो बताइए आप कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी है। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगी बनाकर, और आप आगे प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन एंड अगेन। Okay, have a nice day. Bye.